हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो नारुतो प्ले सुपर। और भाई गजब हो गया है। इस बार जो चैप्टर नंबर 1115 आया है उसकी वजह से ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब एंड ऑफ द वीडियो मैं तुमको ये प्रूव कर दूंगा कि किस तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक्चुअली में पायरेट्स की जरूरत है। जी हाँ, इन पांचों बुड्ढों को पायरेट्स की जरूरत है ताकि लोगों को दुनिया की सच्चाई के बारे में कभी भी पता ना चले। मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा कि किस तरह से फिशमैन जो है उन्हें इसीलिए डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ताकि किसी को भी वन पीस की वॉर हिस्ट्री के बारे में कभी भी ना पता चले। तुमको ये तक समझ में आ जाएगा कि आखिर वर्ल्ड गवर्नमेंट 7 वॉरलॉर्ड्स को क्यों झेलती थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस बार वैसे भी माल भी बहुत अच्छा आया है। सो या, I'm not wasting any more time, let's roll the intro। चैप्टर के कवर पेज हम देख सकते हैं कि यामाटो जो है वो इस समय वानो घूमने के लिए निकली हुई है और ऑफ कोर्स उसको टिफिन चाहिए, तो वो जो अपना टिफिन है वो उसको पैक करा रही है हियोरी से। बाय द वे, क्या तुम लोगों को पता है कि साउथ इंडिया में टिफिन का मतलब ब्रेकफास्ट होता है, यानी कि ब्रेकफास्ट का जो खाना होता है उसको टिफिन बोलते हैं, जबकि इधर हमारे साइड में यानी कि नॉर्थ इंडिया में टिफिन का मतलब डब्बा होता है जो हम स्कूल लेकर जाते हैं या फिर ऑफिस में लेके जाते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब तुम फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया में आते हो तो। क्या चैप्टर का टाइटल है कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट्स। तो जैसा कि तुमको मैंने स्पॉइलर वीडियो में बताया था कि इस समय जो कुछ भी आइलैंड्स हम देखते हैं वो एक्चुअली में जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो वॉर हुई थी उसकी वजह से जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, मतलब इतने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ था कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स खत्म हो गए थे और उन कॉन्टिनेंट्स में से जो थोड़े बहुत टुकड़े बचे थे उन्हीं आइलैंड्स पे अब इस समय वन पीस के वर्ल्ड के लोग रहते हैं। एंड आई थिंक उसी से इस चैप्टर का टाइटल आया हुआ है। क्या चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देख सकते हैं वानो का सीन, और जैसे ही वानो का सीन आता है तुम एक्चुअली में देख सकते हो कि उन लोगों ने स्ट्रॉ हैट का फ्लैग एक्चुअली में वानो का वो जो बड़ा सा पहाड़ है जिसके ऊपर फ्लावर कैपिटल है उसके ऊपर उन्होंने वन पीस लूफी के ग्रुप का पायरेट का जो फ्लैग है उसको लगा रखा है। इसके अलावा वानो के लोग बहुत ज्यादा अचंभित हैं क्योंकि उन्हें इस चीज में बिलीव नहीं हो रहा कि ये जो फॉरेन का ट्रांसमिशन है वो उनके आइलैंड तक पहुंच रहा है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि वानो से ना कुछ बाहर जाता है ना बाहर से कुछ अंदर आता है। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वानो में तो ये चीजें होना इम्पॉसिबल है। तो जो ओरोची था उसके पास एक स्नेल बचा हुआ था, ये बंदा अभी तक नहीं जा रहा बे। ये ओरोची का नाम अभी तक सामने आ रहा है। बहुत सोचने वाली बात है। तुम्हें याद हो तो वानो में यार इसने कितने चैप्टर लिए थे खुद को खत्म होने में, और अब ये वापस से इसका नाम सामने आता तो दिमाग खराब हो जाता है। खैर, ओरोची के पास एक स्नेल है और उस स्नेल के थ्रू ये लोग उस चीज को देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। और यहाँ पर जो मोमोनोसुके वो भी वो चीज सुन रहा है और सोच रहा है कि अच्छा जॉय बॉय भी एक पायरेट था जैसे लूफी था, क्योंकि तुम लोग को पता हो तो मोमो ने ओडेन की डायरी पढ़ रखी है तो उसको काफी सारी चीजें पता होंगी। इसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं, इसके अलावा अगले सीन में हम दिखाया जाता है कि नेवी का जो G4 बेस है उसमें एक जेल है जिसमें वही वानाबी पायरेट्स बैठे हुए हैं, जो कि तुम्हें याद हो तो जस्ट टाइम स्किप के बाद जो लूफी के फेक पायरेट बने हुए थे, स्ट्रॉयड फेक पायरेट्स, वही वाले इस समय आई थिंक इस समय किड के पायरेट्स बने हुए हैं। पहले तो मैं शॉक में आ गया था कि किड ऐसा हो गया क्या, लेकिन ये वही फेक लोग हैं। तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि ये जो फेक पायरेट्स हैं अपने आप में खुश होते रहते हैं, तो कह रहे हैं जॉय बॉय को तो तुम आराम से बीट कर दोगे है ना कैप्टन किड, और ये लोग इसी चीजों पे बात कर रहे हैं। और वो खुद भी अपने आप को यही बोल रहा है कि मैं जॉय बॉय से 1 मिलियन टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। त्यापा चल रहा है भाई। इसके अलावा हमें वापस से वेगापंक की अनाउंसमेंट देखने को मिलती है जहाँ पर वेगापंक बोल रहा होता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर क्यों जॉय बॉय को पायरेट बोला जाता था। अब मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो तो सुनो ही, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है इन पोनिग्लिफ्स का, लेकिन जितने पोनिग्लिफ्स मैंने पढ़े हैं और उनकी पूरी जो कंबाइंड नॉलेज है उसके हिसाब से ऐसी बहुत सारी अनबिलीवेबल चीजें उठकर सामने आती हैं जो कि ग्रेट वॉर की हिस्ट्री में हुई थी। वो पास्ट जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। उस पुराने वक्त में जॉय बॉय ने एक ऐसे एनिमी का सामना किया था जिससे जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको आज के टाइम में हम जानते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से, लेकिन उस समय वो लोग सिर्फ एक एलाइड पावर्स थे। एक साथ मिलके सभी लोग साथ में आके जॉय बॉय के खिलाफ फाइट कर रहे थे। एक ऐसा टेम्पररी अलायंस था जिसमें 20 किंगडम्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसी समय हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि लूफी और जायंट्स इस समय मिलके उस बड़े से सुअर वाले गोरोसे से दौड़कर भाग रहे हैं, और जो अपना जीसस जैसा दिखने वाला गोरोसे है वो कॉन्करर्स हाकी यूज कर सकता है और उसने कई सारे स्नेल्स को नॉकआउट कर दिया है। देखो ये चीज मुझे पता है कि ये लोग कॉन्करर्स हाकी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जब मैंने इस जीसस वाले गोरोसे को कॉन्करर्स हाकी यूज करते हुए देखा था तो मैं थोड़ा सा चौंक गया था। ऑल्दो ये चीज एक्सपेक्टेड है कि हर कोई कॉन्करर्स हाकी यूज कर सकता है, ऑलमोस्ट जितने भी स्ट्रॉन्ग लेवल के लोग हैं वो लोग यूज कर सकते हैं। पर मैं जहाँ तक सोच रहा था कि ये जो कॉन्करर्स हाकी वगैरह ये सारी जो चीजें हैं ये सब पायरेट्स के टर्म में देखने में अच्छी लग रही थी। जब मैं नेवी के टर्म्स में देख रहा हूँ तो मुझे उतना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लोग उतना मुझे लग रहा था इनके पास कोई और पावर होगी जो ये लोग कॉन्करर्स हाकी के खिलाफ यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ समय पहले देखा था कि जो भी इनके आसपास आता था उसको ये लोग अपने आप ही अपने ग्लेयर से ही उसको घायल कर देते थे।
खैर व्हाटएवर। खैर उसके बाद वेगापंक आगे बताता है कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो उस समय अलायंस बनी थी वो सिर्फ इसीलिए बनी थी ताकि वो लोग जॉय बॉय को रोक पाए। लेकिन वेगापंक का ये भी मानना है क्योंकि उसे कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि आखिर इस फाइट में क्या हुआ था, क्यों लोग इन्वॉल्व हुए थे और आखिर ऐसा इतना बड़ा क्या कांड होगा कि 20 अलग अलग देशों ने एक साथ कंबाइन हो गए थे। तो इसीलिए वेगापंक यहाँ पर अभी कोई जजमेंट नहीं बनाना चाहता कि लेफ्ट सही था या फिर राइट वाला सही था। यहाँ पर बस वेगापंक के हिसाब से एक ही चीज है कि यहाँ पर दो लोगों की आइडियोलॉजी के बीच में फाइट हो रही थी, जैसे अपने दुनिया में लेफ्ट विंग और राइट विंग की फाइट होती है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी वही चल रहा था। लेकिन वेगापंक यहाँ पर आगे बताता है कि उसने पहले कैसे मेंशन किया था कि जॉय बॉय एक बहुत ही गजब की दुनिया में पैदा हुआ था। एक ऐसा टाइम, एक ऐसी दुनिया उस समय एग्जिस्ट किया करती थी जो कि आज के टाइम पे हम मान ही नहीं सकते कि 900 साल पहले ऐसा हो सकता था। और उस समय जो वेपन्स एग्जिस्ट किया करते थे वो आज के हमारे मॉडर्न साइंस से बहुत ज्यादा एडवांस थे। और ऐसी टेक्नोलॉजी समझना मेरे जैसे जीनियस के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि मुझे ये टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आती इसीलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर यहाँ तक अपने वेगापंक का अनाउंसमेंट होता है, लेकिन जब मैंने ये पूरी अनाउंसमेंट सुनी तो मुझे थोड़ा बहुत अपने हिंदू कल्चर की भी याद आने लगी। कैसे अपने एंशिएंट इंडिया में इतने बुद्धिमान स्कॉलर्स हुआ करते थे कि उन्होंने बहुत सारी चीजों की प्रेडिक्शंस बना ली थी। कैसे साउथ इंडियन टेम्पल्स में उनके पास मून के अलग अलग फेजेस के ऑलरेडी सारे के सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। इवन उन्होंने प्रिडिक्ट भी कर लिया था कि कब क्या होता है। अब एग्जैक्टली मुझे हर चीज नहीं याद है, पर मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें जो देख रखी हैं, कैसे उन्होंने स्टार्स को स्टडी करके पूरा डायरेक्शन सिस्टम बनाया था, कैसे उन्होंने बहुत पहले ही सन से लेकर अर्थ का डिस्टेंस नाप लिया था, इवन अर्थ का आई थिंक रेडियस वगैरह भी उन लोग को पता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी अपने एंशिएंट हिंदू कल्चर में जिसको थोड़ा बहुत वेस्ट में भी अब रिकॉग्निशन मिलने लगा है, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। जो कि बाद में अंग्रेजों ने आके धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया और मुगलों ने भी सब खत्म ही कर दिया था। तो उन सारी चीजों की मुझे थोड़ी बहुत याद आने लगी। और तुम लोग को लग रहा हो कि आखिर मैं फिजूल की बातें कैसे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक्चुअली में जाके खजुराहो के टेम्पल्स देखे हुए हैं एंड कुछ साउथ इंडियन टेम्पल्स भी देखे हुए हैं जो कि सीधे सीधे एक ही पत्थर से तराशे गए हैं। और अगर तुम उन सारी चीजों को नोटिस करोगे तो मैं क्लियरली ये चीजें बोल सकता हूँ कि कोई बस इमेजिनेशन पे वो चीजें नहीं बनी है। प्रॉपर कैलकुलेशंस और प्रॉपर आर्किटेक्चर के साथ ही उतनी सारी चीजें उतनी डिटेल में बनाई जा सकती है। क्योंकि जब मैंने वो बहुत क्लोजली देखा था ना, उसके कैसे स्ट्रक्चर्स बने, तुम बिलीव नहीं करोगे, टोटल सिमेट्री उसमें मेंटेन थी। जो कि अभी भी हम लोग को पेपर में हाथ से बनाने में प्रॉब्लम होती है, वो उन्होंने एक सिंगल बड़े से पत्थर पे, चट्टान पे बना दिया था। दैट इज समथिंग। तुम ये फोटो देख सकते हो जो मैंने लगाई है अपने स्क्रीनशॉट में। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं वेगापंक के ऑफिस में और वहाँ पर हम देखते हैं स्टूशी वहाँ पर खड़ी है और उसको एडिशन का कॉल आता है और एडिशन उसको बोलता है, जो वेगापंक का क्लोन है, कि फटाफट बैरियर हटा दो। इस पे स्टूशी बोलती है कि मैं उसको अभी नहीं हटा सकती, कहीं स्ट्रॉ हैट क्रू को कुछ हो गया तो एडिशन उसको बोलता है, देखो यार मैं तुम्हें एक चीज सीधे सीधे बता देता हूँ कि इस समय बैरियर का कोई पॉइंट नहीं है, खासकर उस टाइम जब इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स इस समय आइलैंड पर आ चुके हैं जिन्हें उस बैरियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पर वो गोरोसे की बात कर रहा है। अब जो कुछ भी हम कर सकते थे हमने वो कर दिया है, बाकी सब अब स्ट्रॉ हैट के हाथ में है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जिम्बे जो है वो जोरो को गोद में लेके भाग रहा है। सच में भाई जोरो यार क्या है। और यहाँ पर जिम्बे सॉरी बोल रहा है नामी को कि हमको लेट हो गया, तो जोरो बोल रहा कि सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, हम बिजी थे। अब समझ रहे हो ना, इस जिम करने वाले आदमी की बुद्धि कम है जोरो की। तो नामी उसको कह रही है कि जोरो तू यहाँ पहुंच बेटा, फिर तेरे को बजाती हूँ। लेकिन नामी वहाँ ऊपर से एक चीज देख सकती है कि जिस साइड से उन लोग को निकलना है उस साइड से फिर से मरीन्स के शिप आके उनका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, इसीलिए वो बहुत जल्दी में कि यहाँ से निकलना है। खैर वापस से हमें स्टूशी और एडिशन का फोन कॉल देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टूशी बोल रही है कि सुनकर अच्छा लग रहा है कि अब किसी तरह से स्ट्रॉयड क्रू वहाँ से निकल पाएंगे। तो एडिसन उसको बोलता है कि ठीक है अब सारा काम हो गया, तुम भी यहाँ से फटाफट निकलो। इस पे स्टूशी बोलती है कि मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूंगी, और अब जब स्टेला चला गया है यानी कि रियल वेगापंक मर चुका है, तो आखिर मैं किस लिए जिंदा रहूं, मेरे पास कोई पर्पस नहीं है। और ये चीज ध्यान से काकू भी सुन रहा है। आई डोंट नो उस लंबे नाक वाले जिराफ का क्या प्लान है, बट है थोड़ा आई थिंक यहाँ पर स्टूशी इस आइलैंड पर मरेगी। आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है इसके साथ। उसके बाद हम अगले सीन में पहुंचते हैं जहाँ पर इस समय सांजी, बोनी और एक जायंट मिलके महात्मा दी गांडी से फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर जायंट्स बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए इसको अपना स्वॉर्ड यूज करने मत देना, ये कुछ भी काट सकता है। और ये लोग अपने गांधी जी को पीट ही रहे होते हैं कि तब तक इसका दिमाग खराब हो जाता है। और गांधी जी उठ के अपना तलवार इतनी जोर से चलाते हैं कि जो स्लैश निकलता है वो बोनी उससे बस बाल बाल बचती है और वो जाके जायंट्स के शिप पे टकराता है, जिससे लिटरली उनका शिप कट जाता है। अगर तुम वो सीन देखो तो आगे का वो जो जिस पे लूफी बैठता है वो वाला पार्ट तो कट ही गया है, उसके पीछे जहाँ जहाँ पे वो पूरा खड़े होने का जगह होता है, जहाँ पे पायरेट्स खड़े होकर शिप पर देखते हैं, वो भी कट के पूरा बाहर गिर रहा है। एकदम क्लीन स्लैश है, बिल्कुल जैसे मीहॉक मारता है। अब जितना मुझे इसके स्किल्स देख के लगता है ये मुझे समुराई लग रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसका जो ओरिजिन है वो
वानों से पक्का जुड़ा होगा। एंशिएंट वॉर में हो सकता हो ये वानों के अपोज में आ गया हो, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी वानों में। और जब हम लोग इस सीन में हैं ही तो एक बार बोनी की भी बात कर लेते हैं कि यार बोनी का हिस्सा मुझे समझ में नहीं आता, ये डिस्टॉर्टेड फ्यूचर करके इसकी पावर क्या है। चलो एज बढ़ा सकती है बट इसका साइज वाइज भी बढ़ जाता है, लूफी की तरह बिल्कुल ये परफॉर्म करती है, वो मुझे समझ में नहीं आता। इसके बाद वापस हमें वेगापंक के अनाउंसमेंट की एक और लाइन सुनने को मिलती है, जहाँ पर वेगापंक बोलता है कि वॉइड सेंचुरी खत्म हो गया जिस दिन उन्होंने जॉय बॉय को डिफीट कर दिया। ये चीज सुन के अपने गांधी जी का दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है सावरकर कितना बोलेगा भाई तू। और गांधी जी लिटरली इतने गुस्से में कि अपनी तलवार से इतना जोर से स्लैश मारते हैं कि वो जो बड़ा सा अंडा दिखता है ना वेगापंक के आइलैंड पे, वो अंडा आधा कट जाता है। मतलब वो छोटा मोटा नहीं है यार, वो आइलैंड का एक बहुत बड़ा पार्ट जिसपे लिटरली स्ट्रॉ हैट की शिप भी साइड में खड़ी हुई है जो छोटी सी लग रही है। आई थिंक वो शिप इसी यहाँ पर ओडा सेंसेई ने ड्रॉ किया था कि हम समझ पाए कि आखिर इसका स्लैश कितने बड़े लेवल का है। क्या वेगापंक का अनाउंसमेंट दोबारा सुनने को मिलता है और वेगापंक बोलता है कि उस वॉर में जितना भी कुछ हुआ उसकी वजह से दुनिया को एक बहुत बड़ी चोट पहुंची और वो एक ऐसी चोट है जो कि आज तक कभी ठीक नहीं हुई। इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए वेगापंक बोलता है कि हम सभी को पता है कि आज के टाइम में आइलैंड्स के बीच में ट्रैवल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और क्योंकि इस सी में ट्रैवल करना इतना डिफिकल्ट है और इतनी अजीब गरीब चीजें होती रहती है इस पूरे समुद्र में कि बहुत सारे लोग जहाँ पैदा होते हैं उसी आइलैंड पर मर जाते हैं। उन्हें कभी भी किसी और देश के बारे में या कल्चर के बारे में सीखने को नहीं मिलता। और अब ये चीज इतनी कॉमन है कि ये चीज हमें नॉर्मल लगने लगी है, लेकिन ऐसा 1000 साल पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन वॉइड सेंचुरी के दौरान इतना भयानक इंसिडेंट हुआ, जैसे ही जॉय बॉय हारा उसी समय पूरी की पूरी दुनिया को ओशन ने निगल लिया और अब हम उसी दुनिया के बचे हुए थोड़े बहुत जगह पर रहते हैं। जो ये छोटे छोटे आइलैंड पे आप लोग अपना घर बसा के बैठे हुए एक्चुअली में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। और जब वेगापंक ये चीज बोल रहा होता तो हमें बैकग्राउंड में पैनल देखने को मिलता है जहाँ पर एक्चुअली में एक ऐसा देश है या फिर एक ऐसी जगह है जो कि ओशन के नीचे पूरी की पूरी डूब गई है। और वो देख के कोई छोटा मोटा एरिया नहीं लग रहा है भाई, काफी बड़े साइज का है क्योंकि एक लिटरली सी किंग है उसके पीछे अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी कोई नॉर्मल सा नहीं बल्कि बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर लग रहा है। और ये बात सुन के तो रेवोल्यूशनरी आर्मी के सबकी गांड फट जाती है क्योंकि इवानकोव का मुंह देखो भाई, उसके जवान उसके मुंह से बाहर आ गई है। और वेगापंक यही बात दोबारा बोलता है कि एक जमाने की जो दुनिया थी जिसको आज के समय में कोई भी नहीं देख सकता, वो अब इस समय ओशन के नीचे छुपी हुई है। और वेगापंक आगे बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन सच में बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स पहले हुआ करते थे। हमें होगा वेगापंक, हमारी दुनिया ऐसी है, टेंशन नहीं लो तुम। और इतने बड़े चेंज की वजह से हिस्ट्री को छुपाना और उसको बदलना बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि हिस्ट्री छुपाना और उसको बदलना एक बहुत ही इम्पॉसिबल चीज। लेकिन अगर तुम सारे के सारे चीजों को, सारे के सारे डिटेल्स को जोड़ोगे तो ये चीज बहुत ही हद तक पॉसिबल लगती है। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ अगर मैं अपने इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ और उसके कंपैरेटिवली जो मैं अपने किताबों में पढ़ के आया हूँ टिल माई 10th क्लास। अपने इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है जिसको प्रॉपरली वहाँ पर बताया गया है। इट इज ऑल आइदर मुगल्स या फिर इट्स अबाउट ब्रिटिश। खैर इन चीजों को छोड़ो, वेगापंक आके बताता है कि वॉइड सेंचुरी के दौरान मतलब 100 साल के बीच में ही जो सी लेवल है वो 200 मीटर तक ऊंचा उठ गया। और ये बात सुन के तो इवन नेवी के जो ऑफिसर्स है उनकी भी फट जाती है कि भाई क्या मजाक कर रहे हो 200, क्योंकि उससे कंपैरिजन में अगर तुम नेवी के सबसे बड़े वॉरशिप को भी देखोगे तो वो भी सिर्फ 60 मीटर ऊंचा होता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ ना कि 200 मीटर अगर ऊंचा उठ जाए तो आई थिंक महाराष्ट्र समेत बहुत सारे स्टेट्स गायब हो जाएंगे इंडिया से, और आई थिंक सिर्फ बड़े बड़े प्लेट्यू वाले रीजन ही रह जाएंगे या फिर उनका भी कुछ क्लियर नहीं है। 200 मीटर ऊंचा बहुत बड़ी बात होती है यार। खैर ये चीज सुनने के बाद लोगों के रिएक्शन अलग अलग हैं, क्योंकि मरीन्स भी बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं। वहाँ पर उनके एक ऑफिसर का कॉल आता है कि भाई यार थोड़ा ध्यान दो काम पे। उधर वो बुड्ढे ने, गांधी जी ने पूरी आइलैंड को काट दिया है, वहाँ पे सेराफिम्स नीचे गिर रहे हैं, उनको बचाना है। फिर दूसरे सीन में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं दारू पीते हुए और कह रहे हैं कि लगता है बुड्ढे के टट्टे छटक गए हो, कुछ भी बात कर रहा है। इधर तुम्हें डॉक्टरीन भी देखने को मिलेगी जो चौपर का ध्यान रखती थी, तो वो भी कह रही है कि इतने समय बाद भी वर्ल्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। फिर आगे बढ़ते हैं और वेगापंक का अनाउंसमेंट अभी भी चल रहा है और वेगापंक यहाँ पर बोलता है कि इसी वजह से तुम लोग के दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इतनी बड़ी बाढ़ आई कैसे। और नेचुरली तुम लोग यही सोच रहे होगे कि शायद कोई बहुत बड़ा भूकंप आया होगा, राइट। लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज क्लियरली बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोई भूकंप, कोई प्रलय नहीं आया था। ये पूरा का पूरा इंसानों के द्वारा किया गया था। और ये चीज सुन के तो अपने न्यूज वाले बतख की भी गांड फट जाती है। वो भी बोलता है भाई क्या बात कर रहा बुड्ढे। और वेगापंक इस चीज को इतने क्लियरली इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि किसी भी इस तरह के किसी भी इवेंट के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। और जितनी भी स्टडीज वेगापंक ने की है अपने मीटियोरोलॉजी पे, जियोलॉजी और पता नहीं कौन कौन सी लॉजी पे, उसके हिसाब से कोई भी नेचुरल डिजास्टर नहीं आया था। और इतना बड़ा चेंज होना वो भी सिर्फ 100 सालों में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर
तुम हमारे भी वर्ल्ड को देखोगे तो 100 सालों में कोई भी कॉन्टिनेंट इधर से उधर नहीं जा सकता, ना ही इतनी ऊंचाई से समुद्र का तल उठ सकता है। 100 साल मतलब कितना है यार भाई, 1925 उस समय भी इतना बड़ा कोई इवेंट नहीं हुआ था। खैर इसके बाद वेगापंक आगे बोलता है कि इसका मतलब है कि ये सब कुछ किसी और वजह से हुआ था और उसका ये जो भी शक था उसको वैलिडेशन मिल गया बस कुछ ही दिन पहले, जब उसने वर्ल्ड के करंट सी लेवल को एनालाइज किया था। और ये चीज तुम लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा एक्सेप्ट करना, लेकिन 800 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि एंशिएंट वेपन की टेक्नोलॉजी को बहुत ही बुरी तरह से यूज किया गया था। उनकी टेक्नोलॉजी में पावर है कि वो दुनिया को कभी भी डुबा सकते हैं और वही सेम पावर अभी भी एग्जिस्ट करती है, बस वेट हो रहा है कि उसको दोबारा कब यूज किया जा सके। मतलब दूसरे शब्दों में मैं सीधा सीधा यही कहना चाहता हूँ कि वो बड़ा सा महायुद्ध जो कि सालों पहले स्टार्ट हुआ था वॉइड सेंचुरी के दौरान, और बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि इमू की आंखें भी पूरी तरह से खुली हुई हैं और लास्ट लाइन द जीनियस सेट्स लाइट ऑन द फॉरगॉटन हिस्ट्री के साथ चैप्टर नंबर 1115 खत्म। खैर चैप्टर खत्म बट मेरी वीडियो नहीं, और इस चैप्टर के साथ एक चीज और हमें क्लियरली कंफर्म हो जाती है कि सालों पहले जो है वो हुआ करता था वो एग्जैक्टली लूफी की तरह ही फाइट किया करता था। क्योंकि अगर तुम वो छोटा सा पैनल देखोगे तो वहाँ पर लूफी बिल्कुल नीका फॉर्म में ही है, उसके पास भी वही सेम डेविल फ्रूट लग रहा है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं शैडो में जो कि 3 क्राउन वाला कुछ पहने हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमू पहनता है, और वो लोग इससे फाइट कर रहे हैं। और जैसे जैसे वेगापंक का अनाउंसमेंट बढ़ता जा रहा है हमें वर्ल्ड के बारे में और नई नई चीजें पता चलती जा रही है। सबसे पहली बात तो किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि वॉइड सेंचुरी के दौरान एक्चुअली में और भी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे जिसकी वजह से ये पूरा डूब गया। और अगर तुम लोग अभी भी सोच रहे हो कि ये जो अपना तीसरा एंशिएंट वेपन है वो कौन सा है और कहाँ पर है, तो आई थिंक अभी कुछ समय पहले ही इमो ने उसको यूज किया था जिसकी वजह से वर्ल्ड का सी लेवल बढ़ गया था। आई थिंक दैट इज प्रीटी एविडेंट कि वही जो सेम वो जो वेपन है जो उसने यूज किया था वो एंशिएंट वेपन यूरेनस था और वो इस समय इमो के पास है। और उसमें जो फ्यूल यूज होता है वो मदर फ्लेम है जो कि पिछले चैप्टर में हमें देखने को मिला था। एक छोटा सा आग था जो कि एक टंकी के अंदर जिंदा था। नाउ आई एम नॉट श्योर रियलिटी में ये क्या है, हो सकता हो वेगापंक ने किसी तरह किसी डेविल फ्रूट को, आई एम नॉट श्योर कि आखिर ये चीज क्या है। वो एक्चुअली में एक जलता हुआ आग था जो कि ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा है क्योंकि वो एक वाटर टैंक के अंदर था, तो समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है वेगापंक ने किसी तरह से आग को डेविल फ्रूट खिला दिया, नॉट श्योर अबाउट दैट आखिर वो एग्जैक्टली में क्या है। लेकिन जैसे जैसे वन पीस की स्टोरी आगे बढ़ रही है, स्पेशली वेगापंक का अनाउंसमेंट जो कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है, सच में यार मैं बोर होता जा रहा हूँ, बहुत धीरे चल रहा है। उसी के साथ मुझे एक चीज और डाउट में आ रहा है कि यार आखिर जॉय बॉय का ट्रेजर क्या होगा जिसको गोल्ड रॉजर ने खोजा था और वो हंसने लगा था, क्योंकि इस समय करंट स्टोरी में जॉय बॉय उन 20 किंगडम से फाइट कर रहा था। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो वहाँ पर छुपा के जा सकता है, मे बी एक ऐसा एनर्जी सोर्स जिससे और कई सारे एंशिएंट वेपन्स को पावर किया जा सके, बट उसको देख के रॉजर इतने जोर से हंसेगा नहीं, तो आखिर था क्या उस पर। मैं वही चीज सोच रहा हूँ क्योंकि जितना ज्यादा ये स्टोरी आगे बढ़ रही है उतना ही कम स्पेकुलेशन होता जा रहा है वन पीस को लेके, आखिर उस ट्रेजर में है क्या। इसके अलावा जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, फिशमैन जो है उन्हें इसलिए डिस्क्रिमिनेट करके रखा गया था क्योंकि वो एक्चुअली में समुद्र में घूम सकते थे और उन्हें बहुत कुछ पता था इस पूरे दुनिया के बारे में जो कि नीचे डूबी हुई है, और वो ये सारी बातें दुनिया को बता सकते थे। लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था कि अगर कोई उन्हें वो सारी बातें बताए भी तो कोई भी उस चीज को सच ना माने, उन्हें लगे कि ये तो साले फिशमैन, ये गंदी जाति के लोग हैं, इन्हें क्या ही पता होगा, और बस उन्हें स्लेव्स समझ के या फिर उन्हें अलग समझ के उन्हें बस अलग ट्रीट करे और उन्हें बुरा बोलते रहे। इसके अलावा अगर तुम डेविल फ्रूट्स के भी कॉन्सेप्ट को देखोगे तो जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग, जितने भी एडवेंचर करने वाले लोग हैं वो हमेशा डेविल फ्रूट खोजने के तलाश में ही रहते हैं, जिसकी वजह से अगर वो पानी में जाने की कोशिश करेंगे तो डूब कर मर जाए। जिसकी वजह से एक चीज और मुझे डाउट होता है कि शायद डेविल फ्रूट्स भी एंशिएंट वॉर के बाद ही आए होंगे इस दुनिया में। और अगर तुम और ध्यान से एनालाइज करोगे तो वन पीस का वर्ल्ड तुम्हें और भी ज्यादा पॉलिटिकली करप्ट लगेगा, क्योंकि तुम सोचो एक बार कि क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट को पायरेट्स की जरूरत नहीं है इस दुनिया में, क्या उन्हें 7 वॉरलॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, और आखिर वो लोग 7 वॉरलॉर्ड्स को इतना फेवर क्यों किया करते थे। इसलिए क्योंकि अगर पायरेट्स सी में रहेंगे तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए परफेक्ट सिचुएशन बन जाएगी। तो कोई भी नॉर्मल सा एक्सप्लोरर जिसको वर्ल्ड के बारे में पता करना होगा, जिन्हें दुनिया घूमना होगा, दुनिया जानना होगा, वो कभी भी जा नहीं पाएंगे क्योंकि पायरेट्स उन्हें खत्म कर देंगे रास्ते में, या फिर उनके डर से वो कभी नहीं जाएंगे। और ये चीज हमें वन पीस में दिखकर भी आती है, क्योंकि तुम्हें याद हो तो 50 एपिसोड तक लग रहा था ग्रैंड लाइन भाई क्या गजब की जगह होगी, वहाँ तो इंसान ही नहीं होंगे, वहाँ तो कुछ नहीं होगा। बट एक्चुअली में अगर तुम स्ट्रॉ हैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे उस स्टोरी को तो उन्हें भी नहीं पता कि ग्रैंड लाइन में है क्या। ना तो वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी को बताना चाहती है, ना तो वो चाहती है कि कोई किसी भी चीज को पता कर पाए। और अब जब वेगापंक एक एक करके इतनी सारी चीजें रिवील कर ही रहा है तो मैं बस यही सोच रहा हूँ कहीं अंत
अंत में वो ये ना बोल दे दैट द वन पीस इज रियल। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1115 का रिव्यू खत्म। आई होप तुम लोग को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई नो थोड़ा सा कम हो गया है चैनल पे कंटेंट आना, बट आई विल रिज्यूम दैट। घर आया हुआ हूँ, चिल कर रहा हूँ, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।